हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के क्लासेस रेगुलर बेस पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको जितना सिलेबस है बीकॉम फर्स्ट ईयर का वो सारा कंसिस्टेंसी से प्रोवाइड कराती रहूँगी। रेगुलर क्लासेस आती रहेंगी इसकी, तो आप कंटिन्यू बने रहें मेरे चैनल यूट्यूब कॉमर्स एफिशिएंसी के साथ। और रेगुलर वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप होती रहो, कंसिस्टेंसी जो आपकी स्टडी बनती रहे। स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग और स्कोप क्या होता है अकाउंटिंग का। कि हम जानते हैं कि जब भी हम अपनी बात को रखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कि अपनी बात को रखने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए, अपने इमोशंस को, अपनी जो भी हमारे अंदर भावनाएं होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जो एक अकाउंटिंग होती है ना, अकाउंटिंग को भी बिजनेस की लैंग्वेज बोला गया है। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज होती है उसका मकसद क्या होता है, कम्युनिकेट करना। तो जो अकाउंटिंग होती है ये क्या कम्युनिकेट करती है, बिजनेस के बारे में हमें ये कम्युनिकेट करती है कि बिजनेस के रिजल्ट्स क्या हैं। तो जितने भी यूज़र्स होते हैं बिजनेस के, जिन्हें डिसीज़न मेकिंग लेना होता है, जब भी डिसीज़न मेकिंग लेना होता है यूज़र को, तो उनको क्या चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन। तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है उनको, अकाउंटिंग ही से तो मिलती है। यूज़र कौन होते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि इसमें भी हम दो तरीके के यूज़र पढ़ते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र आते हैं। इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट, जिन्हें डिसीज़न मेकिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। आउटसाइडर में जैसे हमारे इन्वेस्टर्स आ गए हैं, गवर्नमेंट हो गई है, कस्टमर हो गए हैं। तो जितने भी यूज़र्स होते हैं ना, उन सभी को ज़रूरत पड़ती है एक बिजनेस के पोजीशन के बारे में जानने के लिए। तो वो बिजनेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से पता चलती है, अकाउंटिंग की हेल्प से पता चलती है। अब जो अकाउंटिंग होती है, ऐसा तो नहीं है कि मेरे मन में जैसा आएगा मैं वैसे अकाउंटिंग करके बैठ जाऊंगी, नहीं। अकाउंटिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर बेस्ड होती है अकाउंटिंग, और उस बेस पे हमने जो डिसीजन मेकिंग है जो लेनी होती है। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं ना, तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करके चलती है। सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले तो हम जितनी भी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, जितनी भी बिजनेस के अंदर एंट्रीज होती हैं, उन सभी एंट्री को हमने रिकॉर्ड करना होता है। उसके बाद हम उसको क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ताकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो उसकी हेल्प से बनाई जा सके। क्योंकि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शामिल किया गया है। एक होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं ना, इससे हमें पता चलता है कि नेट प्रॉफिट कितना आया और नेट लॉस कितना सफ़र किया गया है एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान बिजनेस में। वहीं बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की। क्योंकि बैलेंस शीट में क्या होता है, असेट्स होती है, लायबिलिटी होती है और कैपिटल होती है बिजनेस की। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाने से एक बिजनेस की है जो फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है एक पार्टिकुलर डेट को कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। तो इस तरीके से हमें जो अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। आई होप बच्चों आपको मीनिंग क्लियर हो गया। अब आती है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने डेफिनेशन दिया कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट होती है, एक कला है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर उनकी क्लासीफाई किया जाएगा, उसके बाद समराइज़ किया जाएगा, एक सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर किया जाएगा। ये सभी जितने भी मनी की टर्म में ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सब को रिकॉर्ड किया जाएगा। ध्यान रखना बच्चों कि जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स होंगी ना, सिर्फ उन्हीं को हम रिकॉर्ड कर पाएंगे
अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन कौन सी होते हैं जिनको मैं मनी के टर्म में मेजर कर सकती हूँ। जिन ट्रांजेक्शन्स को मैं मनी के टर्म में मेजर कर सकती हूँ ना, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को हमने अकाउंटिंग के अंदर जो प्लेस देना है। जिन ट्रांजेक्शन्स को मैं मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकती, बेशक उसका इफेक्ट जो मेरी कंपनी के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं उसे मनी की टर्म में मेजर नहीं कर पाऊंगी ना, तो मैं उसे अकाउंटिंग के अंदर जो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊंगी। इसलिए यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं वो सभी ज़रूरी है कि वो फाइनेंशियल करैक्टर की हों, ताकि हमें उससे कुछ ना कुछ जो रिजल्ट इंटरप्रेट किए जा सकें। नेक्स्ट आता है करैक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग की। इसमें क्या चीज़ विशेष है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं और एट्रीब्यूट्स क्या हैं। सबसे पहले आते हैं अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस की। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। तो मैं ये बोलने से पहले कि अकाउंटिंग आर्ट है या फिर साइंस है, तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि आर्ट का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब क्या होता है। आर्ट किसे कहते हैं, जब मैं अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ तो उसे आर्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ कि हाँ मुझे जो बर्तन बनाने आते हैं, तो जब मैं आपको बना के दिखाऊंगी वो बर्तन, तभी तो आप विश्वास करो कि मुझ में ये आर्ट है। लेकिन साइंस क्या होती है, साइंस कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है। जब भी प्रिंसिपल्स की बात आती है तो उसमें किसको बोलते हैं, साइंस बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे अकाउंटिंग को आर्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक वे से हम जितने भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और समराइज करते हैं, ताकि हमें उससे पता चल पाए, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसकी हेल्प से हमें पता चल पाए कि नेट रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बना के हमें पता चलता है कि नेट प्रॉफिट कितना है या फिर नेट लॉस कितना सफ़र किया गया एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान बिजनेस द्वारा। और वहीं फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है हमें, बैलेंस शीट से, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर हमारी असेट्स आती है, लायबिलिटी आती है और कैपिटल आती है। तो यहाँ पे जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को जो बिजनेस के अंदर हुई हैं, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं और उसके बाद जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चल जाता है। बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन जो पता चल जाती है। इस कारण से अकाउंटिंग को एक आर्ट बोला जाता है। अब जो अकाउंटिंग है उसे हम साइंस क्यों कहते हैं, जैसे साइंस जो होती है वो एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है, वैसे ही अकाउंटिंग भी क्या होती है, प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं हम आने वाली क्लासेस के अंदर समझेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है, इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। इस कारण से अकाउंटिंग को क्या बोला गया है, साइंस बोला गया है। नेक्स्ट होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल करैक्टर। जब मैंने आपको मीनिंग बताया इसका, तो उसी मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, फाइनेंशियल करैक्टर की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन्हीं को अकाउंटिंग के अंदर प्लेस दिया जाता है। जिन ट्रांजेक्शन्स को मैं मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकती, उन्हें अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे, बेशक उन ट्रांजेक्शन का अफेक्ट बिजनेस के ऊपर देखने को मिले। अगर मैंने उसको मनी के टर्म में मेजर नहीं किया तो मैं अकाउंटिंग के अंदर उसको किसी भी हाल में रिकॉर्ड है जो नहीं कर पाऊंगी। तो जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की है। जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की है उसको मैं अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड कर लूँगी, लेकिन जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल करैक्टर की नहीं है, जैसे कि स्ट्राइक हो जाना। स्ट्राइक से क्या होता है, जैसे हड़ताल कर दी गई है, हड़ताल होने से क्या होता है, काम ठप हो गया कंपनी का, उसका जो प्रॉफिट के ऊपर भी असर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं उसको अकाउंट के अंदर जगह नहीं दे पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैं इसको मनी के टर्म में मेज़र नहीं कर पाती, इसको अकाउंटिंग के अंदर प्लेस है जो नहीं दिया जाता। ऐसे ही अगर चेंज किया गया है मैनेजर पॉलिसी के अंदर, पॉलिसी चेंज होगी, अफेक्ट जरूर करेगी कंपनी को, लेकिन इसे मैं अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इसको मनी के टर्म में मेज़र नहीं किया जा सकता। अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल आर सिग्निफिकेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एंटरप्राइज बट नन ऑफ देम दीज आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो ये सभी अफेक्ट तो जरूर करते ट्रांजेक्शन, जैसे स्ट्राइक हो जाना, वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, चेंज इन मैनेजरियल पॉलिसी, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल, ये सभी अफेक्ट तो जरूर करेंगी,
लेकिन मैं इसको अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल करैक्टर की ट्रांजेक्शन है जो नहीं है, इन्हें मैं मनी के टर्म में मेजर नहीं कर पाऊंगी। ऐसे ही जितनी भी परचेज की गई गुड्स, चाहे वो कैश में की गई है चाहे वो उधार में की गई है, उनको हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये फाइनेंशियल करैक्टर की होती है और इन्हें हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको मैं मनी के टर्म में ही रिकॉर्ड करूंगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ कि एक बिजनेसमैन ने परचेज किए 200 चेयर, 10 टेबल, तो इनकी जो मनी की टर्म है सिर्फ वही बुक्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे। ऐसे ही जैसे बिजनेस के पास 50,000 की कैश है, लैंड मेजरिंग 2000, मीटर है, 5 ट्रक हैं, 5 मशीनें हैं, 10 टन है रॉ मटेरियल के, 200 चेयर हैं, 10 टेबल्स हैं। इस तरीके से मेरे पास जो गिवन है ये बैलेंस शीट के अंदर जो भी मेरी एसेट्स हैं, तो क्या मैं इसको मनी की टर्म में मेजर कर पा रही हूँ? नहीं, मैंने तो सिर्फ इसकी क्वांटिटी बताई है कि 200 चेयर हैं, 1000 मेरे पास इतने हैं, 50,000 वो है, ये है वो है, तो मैंने तो इसको मनी के टर्म में तो नहीं दिखाया ना। अगर मैं इसी को बोलूँ कि मेरे पास 50,000 कैश है, 2 करोड़ की ज़मीन है, 50 लाख के मेरे पास ट्रक हैं, 20 लाख की मेरे पास मशीनें हैं, 5 लाख की गुड्स हैं, 50,000 की चेयर है और 25,000 के टेबल हैं, तो ये तो बात बनी ना। क्यों? क्योंकि मैंने इसको मनी के टर्म में बताया है, इस कारण से इसको मैं अकाउंटिंग के अंदर जो रिकॉर्ड कर पाऊंगी। अब नेक्स्ट आते हैं कि जो बिजनेस का जो साइज होता है ना वो स्मॉल होता है, कुछ बिजनेस का साइज होता है वो बड़ा होता है। अगर मेरे पास बिजनेस का साइज स्मॉल है तो मेरे लिए जर्नल इनफ रहेंगे, जितने बिजनेस की ट्रांजेक्शन है वो सभी मैं जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर लूँगी। लेकिन अगर बिजनेस का साइज लार्ज है, बहुत बड़ा लार्ज साइज है उसका बिजनेस का, तो उसके लिए सिर्फ जर्नल से बात नहीं बनेगी, जर्नल को आगे फर्दर सब डिवाइडेड करना पड़ेगा सब्सिडरी बुक्स के अंदर। सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? सहायक। इसमें 8 तरीके की सब्सिडरी बुक्स बनती हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक बिजनेस है जो वो 8 की 8 बुक बनाए, वो डिपेंड करता है बिजनेस का साइज कितना है। इनमें से 2 बना ले, 3 बना ले, 4 बना ले, 5 बना ले, तो बिजनेस के साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो हमारे पास टोटल है जो 8 सब्सिडरी बुक्स होती हैं। कैश बुक, जिसमें सभी के सभी कैश रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो रिकॉर्ड की जाएंगी। नेक्स्ट आती है परचेज बुक। परचेज बुक में हम जितनी भी क्रेडिट परचेज की गई ना सिर्फ वही रिकॉर्ड की जाएगी, यानी कि जो उधार में खरीदा गया माल सिर्फ वही रिकॉर्ड किया जाएगा। क्योंकि अगर कैश में परचेज किया जाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा? कैश बुक में चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेल्स बुक। सेल्स बुक में भी वही हमारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी जो क्रेडिट सेल की गई है, यानी कि जो उधार में माल बेचा गया वो आएगा यहाँ पे। अगर कैश में बेचा गया तो वो कहाँ चला जाएगा? कैश बुक में चला जाएगा। तो जितना माल उधार में बेचा गया वो सारा सेल्स बुक में दिखाया जाएगा। परचेज रिटर्न बुक, जो भी क्रेडिट परचेज की गई थी अगर उसमें से कुछ रिटर्न कर दी गई है तो वो परचेज रिटर्न बुक में आ जाएंगी। सेल रिटर्न बुक में कौन सी आएंगी? जो ये सेल की गई थी क्रेडिट में, अगर इसमें से कुछ रिटर्न हो गया तो ये सेल रिटर्न बुक में आ जाएगा। ऐसे बिल्स पेबल बुक में जो BR होते हैं वो आ जाएंगे। बिल्स पेबल बुक के अंदर जो BPs होते हैं वो आएंगे। जनरल प्रॉपर के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन इन 7 बुक्स के अंदर नहीं आई उसे हम जनरल प्रॉपर के अंदर जो डाल देंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं क्लासीफाइंग। क्लासीफाई नाम से क्लियर है कि देखो क्लास वर्ड से बना है ये। क्लास, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे स्कूल में क्या होती है? क्लास होती है, जैसे +1 क्लास, +2 क्लास, जैसे साइंस स्ट्रीम हो गया, आर्ट्स स्ट्रीम हो गया, कॉमर्स स्ट्रीम हो गया। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं एग्जांपल दूँ कि जितने कॉमर्स स्ट्रीम होते हैं उसके अंदर सभी के सभी बच्चे क्या आते हैं? कॉमर्स के होते हैं। साइंस स्ट्रीम के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं सभी साइंस स्ट्रीम के होते हैं। ऐसे आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर जितने बच्चे होते हैं सभी आर्ट्स स्ट्रीम के होते हैं। तो हम उसे क्या बोलते हैं कि क्लास है ये। अब अकाउंटिंग के अंदर क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हम सिमिलर नेचर की आइटम्स को, जितने भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर हुई हैं सेम नेचर की, उन्हें हम एक क्लास के अंदर डाल देते हैं ना, तो उसे बोलते हैं क्लासीफाइंग करना। तो जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई है जर्नल और सब्सिडरी बुक के अंदर, उसके बाद उसे क्या कर देते हैं? क्लासीफाई कर दिया जाता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम ग्रुप बना देते हैं ट्रांजेक्शन को, ऐसी ट्रांजेक्शन जो सेम नेचर के उन्हें एक जगह पे रख देते हैं, जिसे हम लेजर बोलते हैं। क्योंकि लेजर क्या होती है? उसमें हम अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं लेजर के अंदर, जैसे हर एक पर्सन के नाम से, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो सप्लायर हो, अलग अकाउंट बनेगा, अलग लेजर बनाई जाएगी। ऐसे ही
जो सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं, परचेज का अलग बनाए जाते हैं, सेल्स का अलग, असेट्स का अलग, इसे हम लेजर बोला जाता है। सिमिलरली ऐसे जो एक्सपेंसेस और जो इनकम होती हैं उनके भी हम क्या करते हैं, अलग से क्लासिफिकेशन करते हैं और लेजर्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे एक्सपेंसेस में क्या होता है, वेज अकाउंट अलग बना दिया, सैलरी अकाउंट अलग बना दिया, एडवर्टीजमेंट अकाउंट अलग बना दिया, कमीशन अकाउंट अलग बना दिया। इस तरीके से क्या करते हैं, हम लेजर्स बनाते हैं इनकी। अब नेक्स्ट आता है समराइजिंग करना। समराइजिंग ऐसा लगता है जैसे समरी वर्ड से बनाओ। समरी में क्या होता है कि सारा ना एक ही जगह इकट्ठा कर देते हैं कि सार क्या है। जैसे हम चैप्टर की समरी होती है ना, उसमें क्या होता है कि पूरा हमें पता चल जाता है हम समरी पढ़ के कि इस चैप्टर का सार क्या है। वैसे ही अकाउंटिंग के अंदर समराइजिंग किया जाता है। समराइजिंग में क्या होता है कि जितने भी हमने ये लेजर्स बनाए हैं ना, इन जितने भी लेजर्स हैं उन सभी लेजर के जो बैलेंस आते हैं वो हम ट्रांसफर कर देते हैं किसके अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो ट्रायल बैलेंस के बाद ही क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं और बैलेंस शीट आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को शामिल किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है या फिर ग्रॉस लॉस कितना है अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है कि नेट प्रॉफिट कितना है या फिर नेट लॉस कितना है अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। वहीं बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। तो इस तरीके से हमें जो समराइजिंग की हेल्प से जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, जो प्रॉफिट होते हैं, जो लॉस होता है, वो सब पता कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। अब हमने इतना सब काम किया है, सिर्फ यहीं तक हम इसे छोड़ नहीं सकते। अब कुछ ना कुछ तो रिजल्ट हमें मिलने चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं और रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। जो भी रिजल्ट्स हमें यहाँ से मिलते हैं ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके, बैलेंस शीट बना करके, उन सभी रिजल्ट्स को क्या करते हैं, जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं बिजनेस के अंदर, उन पार्टीज के साथ हमें उसे कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि बिजनेस के रिजल्ट क्या आए हैं। पार्टीज कौन सी होती हैं, प्रोप्राइटर हो गया, मैनेजर हो गया, बैंक हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, एम्प्लॉय हो गया। इन सभी को पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है अकाउंटिंग के बारे में कि इस साल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, ये सभी कम्युनिकेट कर दी जाती है। तो यहाँ पे अकाउंटेंट सिर्फ यही नहीं बताता कि क्या हुआ है, बल्कि ये भी बताता है कि ऐसा क्यों हुआ है और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, वो सब बताया जाता है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग करना। कम्युनिकेटिव में क्या है कि जो भी हमारे पास रिजल्ट आते हैं ना, उन सभी रिजल्ट को हम ट्रांसमिट कर देते हैं उन सभी यूज़र के पास जो इंटरेस्टेड होते हैं, इंटरप्राइज के साथ जुड़े होते हैं, किसी न किसी तरीके का उनके जो हिस्सेदारी, भागीदारी होती है बिजनेस के अंदर, उन सभी पार्टीज़ को कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं बिजनेस के जो रिजल्ट आते हैं, ताकि वो आगे डिसीजन मेकिंग कर सकें। क्योंकि डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चलती है, अकाउंटिंग ही से तो पता चलती है। तो इस कारण से जो ये कम्युनिकेटिंग करने का फ़ायदा क्या होता है कि जो भी पार्टीज़ होते हैं, जो यूज़र्स होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये करैक्टरिस्टिक्स बनती थी अकाउंटिंग की। आई होप आपको क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे फंक्शंस के अकाउंटिंग के। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।